हेलो ईच एंड एवरी वन। सो वेलकम बैक टू माई चैनल अनामिकाज एडू स्पेस। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं अबाउट द टॉपिक कार्डियक साइकिल। तो आप लोगों को पता ही है कि हमारा जो ह्यूमन हार्ट होता है वो बेसिकली इट इज़ अबाउट 4 चैम्बर्स एंड स्लाइटली एकदम टिल्टेड टूवर्ड्स द लेफ्ट साइड होता है। एंड जो मेन 4 चैम्बर्स हैं वो ऐसे इंटर एट्रोवेंट्रिकुलर सेप्टम से ऐसे डिवाइडेड होता है। एंड ये वाले चेम्बर को हम लोग राइट एट्रियम कहते हैं, इसको लेफ्ट एट्रियम, दिस इज नोन एज राइट वेंट्रिकल एंड दिस इज नोन एज द लेफ्ट वेंट्रिकल। ये बेसिक चीज़ें हम लोग को ऑलरेडी पता है। नाउ व्हाट इज बेसिकली कार्डियक साइकिल? कार्डियक साइकिल बेसिकली हार्ट में एक रिदमिक कंट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन है जिसके वजह से हार्ट इज एबल टू पंप आउट ब्लड। सो दिस इज द रिदमिक कंट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन of the heart which actually produces one heartbeat। एक हार्ट बीट प्रोड्यूस करता है which actually has two particular sounds। ठीक है, एक है लब साउंड एंड दूसरा है डब साउंड। सो लब इज द फर्स्ट हार्ट साउंड एंड डब इज द सेकेंड हार्ट साउंड। ठीक है, अच्छा तो कैसे ये हार्ट साउंड प्रोड्यूस होते हैं? ये हार्ट साउंड दैट मीन्स फर्स्ट हार्ट साउंड जो लब है दैट इज प्रोड्यूस्ड बाय द क्लोजर, ओके, बाय द क्लोजर ऑफ द एवी वल्व्स। एवी वल्व्स कौन से हैं? जो एट्रियोवेंट्रिकुलर वल्व्स है, मतलब द अपर चेम्बर्स आर द एट्रियस। ठीक है, एंड द लोअर चेम्बर्स जो है ये है वेंट्रिकल्स। लोअर चेम्बर्स है वेंट्रिकल्स। द वॉल्स ऑफ द वेंट्रिकल्स आर मच मोर थिकर देन द आर्ट्रियाज। ठीक है, क्योंकि वेंट्रिकल्स को अल्टीमेटली ब्लड को पंप आउट करना होता है, मतलब फ्रॉम द हार्ट टू द आउटसाइड। ओके, एंड उसमें भी अगर पूछा जाए तो राइट वेंट्रिकल्स से ज़्यादा लेफ्ट वेंट्रिकल्स का जो वॉल होता है वो ज़्यादा थिक होता है, क्योंकि लेफ्ट वेंट्रिकल को ऑक्सीजनेटेड ब्लड पंप आउट करना पड़ता है थ्रू आउट द होल बॉडी। राइट, नेक्स्ट अभी आते हैं हम लोग कि सबसे पहले मैंने क्या बोला कि लब साउंड प्रोड्यूस होता है जब एवी वल्व्स, मतलब यहाँ पे जो वन वे ओपनिंग है, जो सिर्फ यूनिडायरेक्शनल ओपनिंग है, जो आपका राइट एट्रियम के और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में जो प्रेजेंट है, दैट पर्टिकुलर वल्व इज नंबर 1 एंड एवी वल्व्स में भी नंबर 1 हियर इज द ट्राइकास्पिड वल्व, एंड जो कि यहाँ पे प्रेजेंट है लेफ्ट एट्रियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में, दैट इज वल्व नंबर 2 एंड दैट इज नोन एज द बाइकस्पिड वल्व, क्योंकि इसमें 2 मस्कुलर फ्लैप्स है एंड द प्रीवियस वन जो है इसमें 3 मस्कुलर फ्लैप्स है। ठीक है, अच्छा अब ये कहाँ प्रेजेंट है? ये वाल्व का बेसिक काम क्या है कि जब भी ब्लड आएगा तो ये ब्लड को नीचे पास ऑन करने देगा, बट जब भी मतलब ब्लड विल बी पास्ड ऑन देन द वाल्व विल क्लोज डाउन। तो अल्टीमेटली जब वल्व क्लोज हो जाते हैं तो दे प्रोड्यूसेस अ पर्टिकुलर साउंड। ठीक है, यहाँ पे एक पर्टिकुलर साउंड प्रोड्यूस होता है दैट इज दिस पर्टिकुलर लब साउंड, और लब साउंड के प्रोडक्शन के वजह से हमें पता चल जाता है कि हार्ट में फंक्शनिंग, मतलब अल्टीमेटली आप जैसे ही इसको स्टेथोस्कोप के थ्रू सुनोगे आपको पता चल जाएगा कि राइट एट्रियम से ब्लड हैज पास डाउन इनटू द राइट वेंट्रिकल। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट हम आते हैं डब साउंड कब प्रोड्यूस होता है? डब साउंड इज प्रोड्यूस्ड ऑल्सो, आपको जैसे पता चल जाएगा कि राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में ब्लड पास हो चुका है। सिमिलरली ऑन द लेफ्ट साइड ऑक्सीजनेटेड ब्लड विल बी पास डाउन फ्रॉम द लेफ्ट एट्रियम टुवर्ड्स द लेफ्ट वेंट्रिकल। ये भी हमें पता चल जाएगा अपॉन द क्लोजर ऑफ द एवी वल्व्स एंड व्हेन दिस पर्टिकुलर लब साउंड इज प्रोड्यूस्ड। ठीक है, ये हमें पता चल जाएगा द फर्स्ट हार्ट साउंड से। ये दोनों तो क्लैरिफाई हो गया। अच्छा, दूसरी बात है कि जब डब साउंड प्रोड्यूस होता है वो दूसरा 2 वल्व्स के वजह से प्रेजेंट होता है। नाउ आई एम गोइंग टू ड्रॉ दिस। सो अब जैसे ब्लड आ गया राइट वेंट्रिकल में तो यहाँ पे भी एक पाथवे है एंड दैट पाथवे इज एक्चुअली कंट्रोल्ड बाय द वल्व नंबर 3 एंड सिमिलरली यहाँ पे भी एक पाथवे है दैट इज बीइंग कंट्रोल्ड बाय वल्व नंबर 4। तो ये जो 3 and 4 है दीज आर द एसल वल्व्स और द सेमी लूनर वल्व्स। ठीक है, दीज आर सेमिनुलर वल्व्स एंड नंबर 3 का जो है इसको हम लोग बोलते हैं पल्मोनरी वल्व। पल्मोनरी क्यों बोलते हैं? बिकॉज ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को फ्रॉम द राइट
ventricle, it will take to the lungs. Okay, and through this particular pulmonary artery ये लेके जाएगा lungs के तरफ, and pulmonary artery के left and right branches में भी ये divide हो जाएगा. This is basically, ये जो part हम draw करें, अच्छे से देखो, ये वाला part जो हम draw करें, this is basically the pulmonary trunk. Okay, now चलो अभी आगे बढ़ते हैं. Next तो जो valve number 4 है हमारे पास, that is basically the aortic valve, क्योंकि it is connecting to the aorta. And what is aorta? Aorta is basically the biggest artery which is ultimately carrying the blood and distributing it into the various parts of the body. तो ये तो हो गया हमारा सर्कुलेशन का पार्ट कि कैसे ब्लड आया, कैसे ब्लड गया, कैसे हार्ट ने ब्लड को पंप करने में हेल्प किया. ठीक है. अच्छा, यहाँ पे वल्व्स को मतलब ऐसे पकड़ने के लिए, ऐसे वल्व्स को ओपन अप करने के लिए यहाँ पे कॉर्डे टेंडिने बोल के कुछ मस्कुलेचर्स होती है जो कि वल्व्स का क्लोजिंग को भी रेगुलेट, ओपनिंग एंड क्लोजिंग को रेगुलेट करने में हेल्प करते हैं, स्ट्रेचिंग करने में हेल्प करते हैं. ठीक है. अच्छा, अब आते हैं हम लोग बेसिक पार्ट की कार्डियक साइकिल फिर कहाँ से स्टार्ट हुआ. तो जैसे ही सबसे पहले पकड़ लेते हैं कि ये जो पर्टिकुलर कार्डियक साइकिल हम पढ़ने जा रहे हैं, ये ना 3 मेन फेजेस में ना डिवाइडेड है. तो जैसे कि ये कार्डियक साइकिल जो है, इसको हम इजीली लर्न कर सकते हैं. जो सबसे पहले हार्ट क्या चलता है, डायस्टोलिक फेज चलता है. जैसे कि हमने आपको ऐसे यहाँ पे सबसे पहले क्या बताया कि कंट्रैक्शन, तो कंट्रैक्शन फेज को हम सिस्टोल बोलते हैं, रिलैक्सेशन फेज को हम लोग डायस्टोल बोलते हैं. तो यहाँ पे क्या चलता है, सबसे पहले जॉइंट डायस्टोल, मतलब पकड़ लेते हैं कि हमारा हार्ट का जो 4 चैम्बर्स, 4 चैम्बर है, ये चारों के चारों चैम्बर अभी सबसे पहले रिलैक्स्ड स्टेट में है. अभी ना कोई इसमें ब्लड आया है, ना कुछ हुआ है, एकदम रिलैक्स्ड है. ठीक है. वल्व्स एकदम आपके ओपन है. ठीक है, कोई इश्यूज नहीं है. नाउ धीरे धीरे क्या होता है कि आपका जॉइंट डायस्टोलिक फेज से जैसे हम आगे की तरफ बढ़ते हैं, आफ्टर जो जॉइंट डायस्टोलिक फेज, एज द ट्राइकस्पिड एंड द बाइकस्पिड वाल्व्स ओपन, ब्लड फ्रॉम द पल्मोनरी वेन्स एंड द वेना cava फ्लो इनटू द लेफ्ट एंड राइट वेंट्रिकल रेस्पेक्टिवली. तो ठीक है, यहाँ पे क्या पता चला कि यहाँ पे राइट एट्रियम में ब्लड कैसे आया. राइट एट्रियम में ब्लड हमारा सुपीरियर एंड इंफीरियर वेना cava से आया. ठीक है, तो ब्लड स्टार्टेड फिलिंग. एंड लेफ्ट एट्रियम में ब्लड कहाँ से आएगा, लेफ्ट एट्रियम में ब्लड आएगा फ्रॉम दी पल्मोनरी वेन्स. ठीक है, समझ में आ गया. तो अभी राइट एट्रियम भी फिल हो गया, अभी लेफ्ट एट्रियम दोनों फिल हो गए. ठीक है. अच्छा, नाउ व्हाट विल हैपन, नाउ ये जो जॉइंट डायस्टोल है, इसको और हम डिवाइड करेंगे तो ये बाकी जो फेज है, दैट इज एट्रियल सिस्टोल एंड वेंट्रिकुलर सिस्टोल पे चलेगा. ठीक है. अच्छा, इसको और सिंप्लीफाइड कर देते हैं, इसको और इजी तरीके से पढ़ा देते हैं. दैट इज, अगर हम कुछ ऐसे 3 सर्कल्स बना ले, कभी नहीं भूलेंगे हम कार्डियक साइकिल को, तो ये इसको ऐसे पहले 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लेना है, फिर कुछ इस तरीके से हम लोग इसको टोटल 8 पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे. एंड इफ वी से दैट नाउ each segment is of 0.1 सेकेंड. आप काउंट करो, 0.1 सेकेंड करके ईच सेगमेंट है. ठीक है, ईच सेगमेंट. नाउ वी कैन इजीली डिवाइड इट. सबसे पहले एट्रियल सिस्टोल चलेगा 0.1 सेकेंड के लिए, दैट मीन्स एट्रिया आर एट द कंट्रैक्शन फेज. ठीक है. अच्छा, उसके बाद जो 0.7 सेकेंड्स है, ये पूरे के लिए एट्रियल डायस्टोलिक फेज चलेगा. एवरी फेज विल बी एट्रियल डायस्टोलिक फेज, मतलब अभी एट्रिया इज एट द रिलैक्स स्टेट. ठीक है. अच्छा, अब आते हैं नेक्स्ट पार्ट जहां पे वेंट्रिकल्स के बारे में हम बात करेंगे. तो इन केस ऑफ द वेंट्रिकल्स व्हाट विल हैपन, द वेंट्रिकल विल ऑनगो दिस सिस्टोलिक फेज फॉर 0.3 seconds. Okay, so 1, 2 and 3, these 3 parts of, यहाँ पे आप देखो 0.1, 2, 3, 4 and 5, ये हो गया आपका
वेंट्रिकुलर डायस्टोलिक फेज, मतलब अभी अगेन वेंट्रिकल्स चला गया रिलैक्सेशन पे। तो दिस इज ऑल द सब डिविजन्स ऑफ द कार्डियक साइकिल, जहां पे आप इजीली याद कर सकते हो कि वेंट्रिकुलर सिस्टोलिक फेज कितने देर तक चला, 0.3 सेकेंड। एट्रियल सिस्टोलिक फेज कितने देर तक चला, 0.1 सेकेंड। अगर यहाँ पे बताया जाएगा कि एट्रियल डायस्टोलिक फेज कितने देर तक चला, 0.7 सेकेंड। अगर वेंट्रिकुलर डायस्टोलिक फेज कितने देर तक चला, 0.5 सेकेंड। तो साइमल्टेनियसली वेंट्रिकल्स एंड एट्रिया का फेज चल रहा है, दोनों को ऐड करके आपको 0.7 एंड 0.1 ऐड करके 0.8 आएगा, 0.5 एंड 0.3 ऐड करके अगेन 8 सेकेंड्स आएगा। ठीक है, फिर भी इसका कैलकुलेशन थोड़ा बहुत देख लेते कि क्यों ऐसे 0.8 ही आ रहा है। तो मैंने क्या बोला, कार्डियक साइकिल इज ऑल अबाउट द हार्ट बीट। कितने हार्ट बीट्स, लब एंड डब, 2 हार्ट साउंड्स प्रोड्यूस हो रहा है, तो मतलब एक प्रॉपर हार्ट बीट हमारा कंप्लीट हो चुका है, isn't it? तो इसी वजह से आप सोचो कि 1 मिनट इक्वल्स टू 60 सेकेंड्स, ठीक है, एंड दे आर सेइंग दैट 72 बीट्स पर मिनट होता है। ओके, तो दैट मीन्स हम क्या बोल सकते हैं कि 60/72 विच इज इक्वल्स टू 0.8 सेकेंड्स। ठीक है, 0.833 समथिंग आता है। तो इससे पता चल जाता है कि द सिक्वेंशियल इवेंट इन द हार्ट विच इज रिपीटेड इन अ साइक्लिक मैनर इज बेसिकली कार्डियक साइकिल। ठीक है, 2 फेजेस में आते हैं कंसिस्टिंग ऑफ सिस्टोल diastole of both the atria and ventricles। ठीक है, इतना देर तक क्लियर है। Now the heart actually beats 72 times per minute, that is that many cardiac cycles can be performed पर मिनट। मतलब कितने कार्डियक साइकिल हो सकते हैं आप बताओ एक मिनट में, टोटल 72 कार्डियक साइकिल्स हो सकती है। ठीक है, एंड ईच साइकिल जो है, ईच साइकिल का कितना टाइम रहेगा, 0.8 सेकेंड्स टाइम रहेगा। टाइम टेकन टू कंप्लीट 1 कार्डियक साइकिल को कंप्लीट करने में हमें टोटल लग जाएंगे 0.8 सेकेंड्स। मतलब कंट्रैक्शन हो जाएगा, एट्रियल सिस्टोल हो जाएगा, वेंट्रिकुलर सिस्टोल हो जाएगा, एट्रियल डायस्टोल हो जाएगा, वेंट्रिकुलर डायस्टोल हो जाएगा। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट थिंग इज कि इसको और मतलब भी बोल सकते हैं कि टाइम फॉर 1 कार्डियक साइकिल इक्वल्स टू 1 बाय हार्ट बीट पर मिनट। तो हार्ट बीट पर मिनट हमें पता है दैट इज 72। ठीक है, वही मैंने यहाँ पे बताया कि ईच टाइम हमको कैसे कैलकुलेट करना है कार्डियक साइकिल का। नाउ हमें पता है कि ये सब तो हुआ, चलो अभी आगे बढ़ते हैं कि कैसे कैसे पूरा चीज़ कंप्लीट हुआ। अब जब कार्डियक साइकिल होता है तो यहाँ पे बात आता है वही एक नोडल टिश्यू का, अ स्पेशलाइज्ड कार्डियक मस्कुलेचर। क्या है ये, व्हाट इज दिस, दिस इज अ स्पेशलाइज्ड कार्डियक मस्कुलेचर। ठीक है, इट इज़ अ स्पेशलाइज्ड कार्डियक मस्कुलेचर। इसका मतलब क्या है कि ये बेसिकली पैच ऑफ टिश्यूज है, ठीक है, जो कि हमारे पूरे हार्ट में प्रेजेंट है, पूरे हार्ट में ऐसे फैला हुआ है। क्यों, क्योंकि हार्ट को ज़रूरत है एक इम्पल्स की, हार्ट को ज़रूरत है एक एक्शन पोटेंशियल की। क्या ज़रूरत है हार्ट को, एक एक्शन पोटेंशियल की। मतलब ये जो इम्पल्स है इसको किसी को कैरी करके लेके जाना पड़ेगा। हमारा हार्ट जो है दैट इज ऑटो एक्साइटेबल। ठीक है, इस बात को हमेशा याद रखना, क्वेश्चन भी आ चुका है। ऑटो एक्साइटेबल हार्ट का मतलब है हमारा मायोजेनिक हार्ट है। आवर हार्ट इज मायो, मेमेलियन हार्ट इज मायोजेनिक हार्ट, नॉट न्यूरोजेनिक। न्यूरॉन से हमारा हार्ट कंट्रोल नहीं होता भाई। ठीक है, हमारा हार्ट का जो भी इलेक्ट्रिकल इम्पल्स है ये हमेशा आपके नोडल टिश्यूज से बनते हैं, नोडल टिश्यूज इसको जनरेट करते हैं। तो इंटायर हार्ट इज मेड अप ऑफ कार्डियक मसल। ठीक है, वॉल्स ऑफ द वेंट्री आर मच थिकर देन दैट ऑफ द आर्टरिया। स्पेशलाइज्ड कार्डियक मस्कुलेचर इज कॉल्ड द नोडल टिश्यू विच इज डिस्ट्रीब्यूटेड इन द हार्ट। ठीक है, हार्ट के हर जगह पे ये नोडल टिश्यूज डिस्ट्रीब्यूटेड है। अब एकदम सिंपल तरीके से पढ़ लेते हैं। तो क्या क्या हमारे नोडल टिश्यू है, सबसे पहले हमारे पास है एसे नोड। ठीक है, एसे नोड का मतलब है भाई सायानोएट्रियल नोड, सायानोएट्रियल नोड। तो ये जो सायानोएट्रियल नोड है इसको हम लोग इनिशिएटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, इनिशिएटर बोलते हैं ऑफ दैट पर्टिकुलर इम्पल्स। ठीक है, यही एक्शन पोटेंशियल को जनरेट करते हैं। ओके, दिस एक्चुअली जनरेट्स द एक्शन पोटेंशियल। Okay, this generates the action potential. Okay, and ये भी बहुत क्वेश्चन आता है कि एक्शन मैक्सिमम नंबर ऑफ
एक्शन पोटेंशियल जो है एसए नोड जनरेट करती है, दैट इज अबाउट 70 to 75 पर मिनट। ठीक है, 70 to 75 पर मिनट इनिशिएट करती है, और यही एक्चुअली बेसिकली है रिदमिक कंट्रैक्टाइल एक्टिविटी, एंड ये मेंटेन करता है रिदमिक कंट्रैक्टाइल एक्टिविटी ऑफ द हार्ट, कंट्रैक्टाइल एक्टिविटी ऑफ द हार्ट। सो इसी वजह से हमारा 72 बीट्स होता है, मतलब इसी वजह से जो एवरेज बीट्स हो जाता है दैट इज 72 बीट्स पर मिनट हो जाता है। ठीक है, यही ऐसे नोड के वजह से, और यही ऐसे नोड को हम लोग बोलते हैं पेस मेकर, पेस मेकर। ठीक है, ये वर्ड तो एकदम एनसीईआरटी में लिखी हुई है, बट एक दूसरी वर्ड है जो एनसीईआरटी में नहीं प्रेजेंट है, दैट इज पेस सेटर। कि ऐसे नोड ने तो चलो भाई अपना काम कर दिया, बट दूसरा मतलब इस पेस को मेंटेन कौन करेगा, ये पर्टिकुलर जो इम्पल्स क्रिएट हुआ है इसको आगे लेके कौन जाएगा, तो बेसिकली इसको आगे जो लेके जाएंगे दैट इज एवी नोड। ठीक है, एवी नोड। नाउ अगेन वापस हम हार्ट के पास ही आएंगे, हार्ट का डायग्राम के पास आएंगे। ठीक है, चलो, तो ये था हमारा हार्ट का डायग्राम, है कि नहीं। अच्छा, हार्ट के डायग्राम में अच्छे से अगर जूम इन करके हम लोग देखें तो यहाँ पे हमें पता चल जाएगा कि नोडल टिश्यूज एक्चुअली कहाँ प्रेजेंट है। सो इट इज प्रेजेंट एट द राइट अपर कॉर्नर ऑफ द राइट एट्रियम। तो राइट एट्रियम कौन है भाई, ये वाला हमारा राइट एट्रियम है। राइट साइड कौन है, ये वाला हमारा राइट साइड है। तो ये पर्टिकुलर राइट अपर एट्रियम के एरिया पे हमारा ऐसे नोड प्रेजेंट है, इसका लोकेशन बिल्कुल नहीं भूलना है। दूसरी बात है एवी नोड, जो उसका नेक्स्ट कैरी करने वाला इंपल्स कैरी करके लेके जाएगा, वो कौन है और कहाँ पे प्रेजेंट है, लेफ्ट कॉर्नर पे प्रेजेंट है। कहाँ पे, लेफ्ट। तो लेफ्ट हो गया ये साइड, कॉर्नर हो गया ये साइड। लेफ्ट कॉर्नर पे प्रेजेंट है, डाउनवर्ड्स पे प्रेजेंट है, और ये हो गया हमारा लोकेशन फॉर एवी। एवी का लोकेशन है, एसे का लोकेशन ये है। अब एवी और एसे को जुड़ने के लिए बीच में तो भी कोई चीज रहना चाहिए ना, किसी की कोई तो माध्यम रहना चाहिए जिससे वो दोनों जुड़ रहे हैं। तो बीच का जो एरिया है दैट इज बेसिकली नोडल फाइबर्स। ठीक है, बंडल ऑफ नोडल फाइबर्स आर प्रेजेंट, इंटरनोडल पाथवे भी बोलते हैं इसको। तो ये है बीच में ऐसे नोड एंड एवी नोड को जोड़ने वाले इंटरनोडल पाथवेज। ठीक है, व्हाट इज दिस, दिस इज इंटर नोडल पाथवेज जो एवी नोड एंड एसे नोड को बीच में से जुड़ रहे हैं। ठीक है, सो इस पेस सेटर। ठीक है, तो यहां से शुरू होता है एसे नोड, फिर आता है एवी नोड, बीच में इंटरनोडल पाथवे। अच्छे से समझो नोडल टिश्यूज को। फिर ये हार्ट के सेप्टम में दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाते हैं, एक को बोलते हैं राइट ब्रांच, एक को बोलते हैं लेफ्ट ब्रांच। ठीक है, लेफ्ट एंड राइट ब्रांचेस ऑफ बंडल ऑफ हीज। ठीक है, बंडल ऑफ हीज। हीज बोल के एक साइंटिस्ट है, उन्होंने डिस्कवर किया कि भाई एवी नोड के आगे भी तो इम्पल्स जनरेट होकर जाते हैं, तो ये बंडल ऑफ हीज इसको कैरी करते हैं। इट कंटिन्यूज इट फ्रॉम द एवी नोड एंड विच पासेस इट इनटू द एट्रोवेंट्रिकुलर सेप्टम, जो मैंने आपको बताया था कि दिस इज द सेप्टम। सेप्टम के थ्रू आउट पास होता है एंड लास्ट में इसको थ्रू आउट द वेंट्रिकल्स ऐसे आपको पर्किंजी फाइबर्स कैरी ऑन करके लेके जाते हैं। मतलब पूरे वेंट्रिकुलर मस्कुलेचर में पर्किंजी फाइबर इसको कैरी करके लेके जाते हैं, और सबसे ज़्यादा जो एक्शन पोटेंशियल का स्पीड होता है, हाई स्पीड होता है, वो पर्किंजी फाइबर्स में प्रेजेंट होता है। तो यही बात है कि एंटायर हार्ट में कुछ इस तरीके से कंट्रैक्शन जनरेट होता है। तो सबसे पहले क्या हो जाएगा, स्टेप बाय स्टेप अगर स्टेप्स हम पढ़े कि एक के बाद एक, सबसे पहले स्टेप्स डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले हमारा जो भी एट्रिया एंड वेंट्रिकल्स थे वो जॉइंट डायस्टोलिक फेज में थे। ठीक है, दैट मीन्स वो लोग दोनों ही रिलैक्स स्टेट पे थे। रिलैक्स रहने के बाद वो क्या करते हैं, ट्राइकास्पिड बाइकास्पिड वाल्व्स इस पे ओपन हो गया एंड साथ ही में ब्लड दोनों तरफ से फिल होने लगा। तो नाउ वी विल राइट दैट ब्लड फिल्स इनटू द हार्ट। ओके, ब्लड फिल्स इनटू द अपर चेम्बर दैट इज एट्रिया पे फिल होता है। ठीक है, अच्छा इसके बाद क्या होता है, जैसे ब्लड फिल होना स्टार्ट हो गया, नाउ द सेमिलूनर वाल्व्स, इस स्टेज पे एवी वाल्व्स ओपन है, एवी ओपन है, एसएल क्लोज्ड है, एसएल क्लोज्ड है।
ठीक है, मतलब 1 and 2 बोथ आर ओपन, 3 and 4 बोथ आर क्लोज्ड, ठीक है। अच्छा, इसके बाद क्या होता है, फोर्थ स्टेप में हम आते हैं। फोर्थ स्टेप में क्या होता है, ऐसे नोड जो है ये एक्शन पोटेंशियल को अभी जनरेट कर देता है, ठीक है, विच एक्चुअली स्टिम्युलेट्स द एट्रिया टू गो साइमल्टेनियस कंट्रैक्शन। तो अब एट्रिया ऐसे नोड के वजह से, क्योंकि मेन एट्रिया में तो प्रेजेंट था वो, ठीक है, राइट एट्रिया में प्रेजेंट था, तो और एवीएन जस्ट उसके नीचे प्रेजेंट था, तो जैसे ही एक्शन पोटेंशियल को जनरेट करेगा साथ ही में एट्रिया एकदम सिस्टोलिक फेज पे चला जाएगा, एट्रिया में कंट्रैक्शन होना स्टार्ट हो जाएगा, इट विल स्टार्ट टू कंट्रैक्ट, ठीक है। अच्छा, जैसे ही एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट करना स्टार्ट करता है 30% ब्लड फ्लो, मतलब कंट्रैक्शन हो रहा है ना, तो कंट्रैक्शन होने की वजह से क्या होता है 30% ब्लड वेंट्रिकल्स में फिल होना स्टार्ट होते हैं, वेंट्रिकुलर फ्लो होना स्टार्ट होता है, वेंट्रिकल्स में फिल होना स्टार्ट होता है, एंड द एक्शन पोटेंशियल इज कंडक्टेड टू द वेंट्रिकल्स साइड बाय द एवीएन एंड द एवी बंडल, कि अभी एवी बंडल जो है एंड बंडल ऑफ ईज में ट्रांसफर होने वाली होती है, तो अभी धीरे धीरे हम बोल सकते हैं कि ये एवीएन या एवी नोड जो है, ये बंडल ऑफ ईज जो है, ये इस चीज को अभी कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं, किसको, एक्शन पोटेंशियल को कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं। तो जैसे एक्शन पोटेंशियल वेंट्रिकल्स के तरफ बढ़ने लगेगा, तो हमें पता है कि एक्शन पोटेंशियल जिस तरफ बढ़ता है उस तरफ क्या शुरू होता है, हो जाता है कंट्रैक्शन, तो अभी वेंट्रिकल्स भी कंट्रैक्ट करना स्टार्ट करेंगे, वेंट्रिकल्स भी कंट्रैक्ट करना स्टार्ट कर जाएंगे, एकदम सिंपल सी बात है। वेंट्रिकल्स के मस्कुलेचर जैसे कंट्रैक्ट करना स्टार्ट कर जाएंगे, वेंट्रिकुलर सिस्टोल होना स्टार्ट हो जाएगा, उसी के बाद धीरे धीरे वेंट्रिकल्स में प्रेशर बढ़ने लगेगा, ठीक है। तब तक ये जो एवी वल्व्स है, ठीक है, ये जब वेंट्रिकुलर कंट्रैक्शन हो रहा है या एवीएन ओपन हो रहा है, वेंट्रिकल्स फीलिंग हो रहा है, तो बीच में ना एवी वल्व भी क्लोज हो चुका है, ठीक है, एवी वल्व अभी क्लोज है, और इसी दौरान क्या होता है नेक्स्ट फेज, मतलब जो हमारा एसएल वल्व्स प्रेशर के वजह से हमारा जो एफसेल वल्व्स है ये ओपन होना स्टार्ट हो जाता है, मतलब एवी वल्व्स जो है वो क्लोज हो गया है और फर्स्ट हार्ट साउंड हमारा प्रोड्यूस हो चुका है। फर्स्ट हार्ट साउंड के वजह से, मतलब यहाँ पे आप वो भी मेंशन कर लेना कि फर्स्ट हार्ट साउंड इज प्रोड्यूस्ड, मतलब लब हमारा प्रोड्यूस हो चुका है। लब से हमें पता चल चुका है कि अभी एट्रिया से ब्लड पंप होके वेंट्रिकल्स तक पहुंच चुका है, कोई देरी नहीं है, ठीक है। तो कोइंसाइडिंगली वेंट्रिकुलर सिस्टोल जैसे स्टार्ट होगा तो क्या हो जाएगा कि ट्राइकस्पिड बाइकस्पिड वल्व तो हो गए क्लोज, और सेमिलुनर वल्व्स पे बनना शुरू होगा प्रेशर, एंड धीरे धीरे सेमिलुनर वल्व्स विल स्टार्ट ओपनिंग, ठीक है। जैसे सेमिलुनर वल्व्स विल स्टार्ट ओपनिंग तो ब्लड धीरे धीरे फोर्स होके कहाँ कहाँ चला जाएगा, पल्मोनरी आर्टरी में जाएगा, या पल्मोनरी आर्टरी में जाएगा, साथ ही में अओर्टिक वल्व ओपन होने के बाद ब्लड अओर्टा में भी चला जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे वल्व नंबर 3 and 4 सेमिनुलर वल्व्स ओपन हो जाते हैं, एंड सेमिनुलर वल्व्स धीरे धीरे क्लोज भी होते हैं, जैसे एट्रियल वल्व्स क्लोज हो गए ना, वैसे सेमिनुलर वल्व्स अभी क्लोज हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि वल्व्स का काम क्या है, प्रिवेंशन ऑफ बैक फ्लो ऑफ ब्लड, तो प्रिवेंट बैक फ्लो ऑफ ब्लड करते हैं, ठीक है, ब्लैक फ्लो ऑफ ब्लड को प्रिवेंट करते हैं, उसको पीछे मुड़ने नहीं देते हैं, ठीक है, एक बार में चले जाओ, मतलब यूनिट डायरेक्शनल फ्लो है। ओके, नाउ धीरे धीरे क्या होता है, ब्लड फिर से एकदम बाहर चला गया, तो अभी दोनों के पास ब्लड नहीं है, एट्रिया के पास भी नहीं है, वेंट्रिकल्स के पास भी नहीं है, तो वो कौन से फेज में चला जाएगा, अगेन वही डियास्टोलिक फेज में चला जाएगा, दोनों साथ में मिलकर रिलैक्स करेगा क्योंकि ब्लड उसके पास नहीं है, अगेन इट विल रिटर्न बैक टू द जॉइंट डियास्टोलिक फेज, एंड एज सून एज अगेन जो ऐसे नोड के लिए वेट करेगा कि भाई तुम कब ऐसे नोड का, मतलब दे विल अगेन वेट कि ऐसे नोड का एक्शन पोटेंशियल कब जनरेट होगा, वापस से कब वो लोग ये सारे फेजेस को रिपीट कर पाएंगे। तो यही सिक्वेंशियल इवेंट हार्ट में चलता रहता है, ठीक है। एक जो 12 स्टेप्स मैंने बताया, अच्छे से देखो, 12 स्टेप जॉइंट डायस्टोल से शुरू होकर वापस से जॉइंट डायस्टोल, मतलब टोटल 12 स्टेप मैंने आपको गिनवा दिया। ये पूरा 12 स्टेप सिक्वेंशियली चलता रहता है, वो भी 0.8 सेकेंड्स के लिए, ठीक है। इतना तो हमें पता चल गया, एंड हमारे पास 1 मिनट में टोटल 72 टाइम्स साइकिल चलता है, तो 72 बीट्स, मतलब 72 बीट्स वो लोग बनाते हैं, ठीक है, अप्रोक्सीमेटली इट मेक्स 72 बीट्स। नाउ ड्यूरिंग द कार्डियक साइकिल ईच वेंट्रिकल कितना ब्लड पंप करता है, 70 ml ऑफ ब्लड,
ठीक है, ईच वेंट्रिकल पम्प्स आउट 70 ml ऑफ ब्लड। तो ये अच्छे से सुनो, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे बच्चे का कंफ्यूजन यहाँ पे रह जाता है। दिस पर्टिकुलर 70 ml ऑफ ब्लड जो हार्ट से बाहर निकल गया, किसने निकाला इसको? इसको निकाला है वेंट्रिकल्स ने, ठीक है। अब इसी पर्टिकुलर ब्लड को हम लोग बोलेंगे स्ट्रोक वॉल्यूम। सो व्हाट इज स्ट्रोक वॉल्यूम? स्ट्रोक वॉल्यूम इज द एग्जैक्ट वॉल्यूम ऑफ द ब्लड विच इज पम्प्ड आउट ऑफ द वेंट्रिकल ऑफ द हार्ट ड्यूरिंग अ सिंगल हार्ट बीट, ठीक है। एंड इसी पर्टिकुलर स्ट्रोक वॉल्यूम को अगर मैं सिंगल हार्ट बीट बोला था, ठीक है, सिंगल हार्ट बीट बोला था मैंने, अगर हर हार्ट बीट के साथ इसको मल्टीप्लाई कर दिया, मतलब इसको ये बोला था सिंगल हार्ट बीट का बाद, मैंने यहाँ पे 72 के साथ इसको मल्टीप्लाई कर दिया, क्योंकि हमें पता है कि एक मिनट में 72 हार्ट बीट्स होते हैं। उसी पर्टिकुलर चीज को बोलता है हार्ट रेट, मतलब नंबर ऑफ बीट्स पर मिनट। वो कितना हो गया? नंबर ऑफ बिट्स हमारे पास कितने हैं? 72 है, ठीक है। तो उसको उसके साथ मल्टीप्लाई कर देना और कुछ नहीं। तो अगर मैंने ये दोनों काम कर दिया ना, मतलब स्ट्रोक वॉल्यूम को हार्ट रेट के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, तो दैट इज बेसिकली नथिंग बट द कार्डियक आउटपुट, ठीक है। मतलब बेसिकली कार्डियक आउटपुट अगर हम डिफाइन करने जाएं तो दिस इज बेसिकली द वॉल्यूम ऑफ ब्लड जो वेंट्रिकल्स पंप कर रही है एवरी मिनट पे। एंड एवरेज अगर इसका निकाले तो ये ऑलमोस्ट आपके 5000 ml विच इज इक्वल टू 5 लीटर्स ऑफ एन हेल्दी इंडिविजुअल, ये होता है, ठीक है। अच्छा, दूसरी बात हम बताते हैं कि ये कैसे हमने कैलकुलेट किया कि 70 ml है ना, 70 ml ही क्यों, 70 ml कैसे पता चला? तो 70 ml तब पता चला, 70 ml स्ट्रोक वॉल्यूम, वापस से मैं इसको डिफाइन कर देती हूँ कि स्ट्रोक वॉल्यूम बेसिकली डिफरेंस होता है कि जब है तो 70 ml का हिसाब या स्ट्रोक वॉल्यूम का हिसाब लगाते हैं। तो इसमें तो ये कैसे कैलकुलेट हुआ स्ट्रोक वॉल्यूम कि जब हार्ट पूरा आपका फिल्ड है, ठीक है, माइनस द लेफ्ट ओवर, वो हो जाता है आपका टोटल 70 ml ऑफ ब्लड, ठीक है। कि 70 ml उसने निकाल दिया, कुछ उसके पास अभी भी लेफ्ट ओवर है, और जब फिल था वो कितना था। तो कैसे पता चला? सबसे पहले देखो कि अमाउंट ऑफ ब्लड इन ईच वेंट्रिकल एट द एंड ऑफ वन वेंट्रिकुलर डायस्टोल इज द एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम। मतलब हमारे पास एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम प्रेजेंट है, ठीक है, किसका? वेंट्रिकल का। ये पूरा बात वेंट्रिकल का हो रहा है क्योंकि अभी ब्लड वेंट्रिकल पे आ चुका है, ठीक है। तो ये हमारा एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम है, ठीक है। एंड अमाउंट ऑफ ब्लड विच इज प्रेजेंट इन द सिस्टोलिक वॉल्यूम, मतलब जब डायस्टोल के बाद सिस्टोल होता है हमें पता है, तो एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम में एक बार मेजर कर लेंगे एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम जो वेंट्रिकल्स का है उसको मेजर कर लेंगे, ठीक है। बेसिकली दिस इज द फील्ड ब्लड की रिलैक्स स्टेट में है, ब्लड पूरा उसके उनमें भरा हुआ है, और लेफ्ट ओवर स्टेट मतलब सिस्टोलिक स्टेट, मतलब कंट्रैक्शन होने के बाद कितना ब्लड प्रेजेंट है। तो सबसे पहले यहाँ पे 120 ml उसके पास एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम था, माइनस लेफ्ट ओवर में 50 ml था, दैट मीन्स 70 ml ऑफ ब्लड इज पम्प्ड आउट, ठीक है। और ब्लड कब एंटर करता है हार्ट मसल में? कब? जब एट्रिया रिलैक्स करते हैं। ब्लड कब लीव आउट करते हैं हार्ट को? जब वेंट्रिकल्स कंटैक्ट करते हैं। ये छोटी छोटी बातें अगर आप समझ जाएंगे तो कार्डियक साइकिल आपके लिए बहुत ज़्यादा इजी हो जाएगा। अच्छा, दूसरी क्वेश्चन आती है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि क्या हम लोग अपने कार्डियक आउटपुट को बढ़ा सकते हैं? कैन वी इंक्रीज द कार्डियक आउटपुट? यस। कैसे? स्ट्रोक वॉल्यूम के ऊपर कार्डियक आउटपुट डिपेंड करता है, ओके, आपके हार्ट रेट के ऊपर डिपेंड करता है। तो अगर आप कोई स्ट्रेनस एक्टिविटी कर रहे हो, जो मतलब एथलीट होते हैं, ठीक है, ऑर्डिनरी मैन नहीं होते हैं, हमेशा कुछ ना कुछ एक्टिविटीज़ करते रहते हैं, तो उसका जो हार्ट बीट होगा वो ऑब्वियसली आपसे ज़्यादा होगा, ठीक है। सो इन दिस वे दे कैन ऑल्टर द स्ट्रोक वॉल्यूम, ठीक है। ये जो स्ट्रोक वॉल्यूम है हमारे पास कितना आया स्ट्रोक वॉल्यूम? 70 ml, हमेशा याद रखना। तो वही पर्टिकुलर स्ट्रोक वॉल्यूम को हम लोग 110 से 130 ml तक चाहे तो इसको बढ़ा सकते हैं, इसको इंक्रीज कर सकते हैं बाय डूइंग मैक्सिमल अमाउंट ऑफ एक्सरसाइजेस, जो कि बेसिकली एथलीट करते हैं या कोई भी स्पोर्ट पर्सन, स्पोर्टिव जो होते हैं वो लोग करते रहते हैं, ठीक है। अच्छा, दूसरी बात है कि ये तो हमारा कंप्लीट हो गया कार्डियक साइकिल, बट यहाँ पे कार्डियक साइकिल के साथ ही एक टॉपिक बहुत ही इंटरविंग्ड होके आ जाता है, दैट इज इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ।
ओके, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। ये बेसिकली क्या है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ जो है इट इज़ एक्चुअली अ मशीन, ठीक है, दिस इज़ अ मशीन, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ इज़ द मशीन। एंड जो हमें स्टडी करने के लिए जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन मिलता है, द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, ठीक है, जो आपको पेपर मिलता है जब आप डायग्नोसिस कराने जाते हो, तो दैट पर्टिकुलर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन इज नोन एज इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, ठीक है, कंफ्यूज मत होना। ओके, अच्छा, तो इसमें कुछ ऐसे आपने टीवी में भी देखा होगा या किसी के रिपोर्ट्स में भी यू कुड सी कि कुछ इस तरीके से आपका लाइंस चलता रहता है, ठीक है, एंड एक साउंड भी बनाता है, आपको पता है पिप पिप करके ऐसे साउंड बनाता है। ओके, सो दिस इज बेसिकली द ईसीजी, जिसमें एक वेव है। एंड हाउ टू रीड दिस पर्टिकुलर थिंग, पहले तो ये कहाँ कहाँ कनेक्ट करा जाता है, पर्सन के चेस्ट में कनेक्ट कर सकते हैं, रिस्ट में कनेक्ट कर सकते हैं, एंड कभी कभी लेफ्ट एंकल जो है वहाँ पे भी कनेक्ट हो सकता है, ठीक है। तो ये होता है कुछ कुछ जगह पे जहाँ पे इलेक्ट्रिकल लीड्स लगाए दिए जाते हैं पेशेंट के, एंड इजीली ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से हम देख पाते हैं। अच्छा, दूसरी बात है कि यहाँ पे कुछ वेव्स, डिटेल वेव्स, जो कि पी से लेके टी तक हम वेव्स देख पाते हैं, एंड अगर हम इसको ड्रॉ करें तो कुछ इस तरीके से होगा, आप अच्छे से देखो इसको। ओके, अच्छा, तो यहाँ पे कुछ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। सबसे पहले पी, ओके, देन क्यू, दिस पीक इज द आर, देन एस, एंड देन टी, ठीक है। ओके, सो ये हर चीज़ अलग अलग चीज़ को रिप्रेजेंट करते हैं। व्हाट इज पी वेव? पी वेव इज बेसिकली द एक्साइटेशन और डीपोलराइजेशन, एक्साइटेशन भी बोल सकते हो, डीपोलराइजेशन भी बोल सकते हो, ऑफ द एट्रिया। दैट मीन यहाँ पे एट्रिया कॉन्ट्रैक्शन पे है, एट्रिया इज कंट्रैक्टिंग, एट्रिया का यहाँ पे सिस्टोल चल रहा है, एट्रियल सिस्टोल या डीपोलराइजेशन ऑफ द एट्रिया रिप्रेजेंट्स द पी वेव। ओके, देन यहाँ पे कॉम्प्लेक्स आ जाता है, यहाँ पे क्या आ जाता है भाई, एक कॉम्प्लेक्स, QRS कॉम्प्लेक्स बोलते हैं इसको। तो दिस पर्टिकुलर QRS कॉम्प्लेक्स क्या हो जाता है, इट इज डीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल्स, मतलब एट्रिया डीपोलराइज पे गया, उसके बाद वेंट्रिकल्स को जाना है, तो दिस इज बेसिकली द वेंट्रिकल सिस्टोल, मतलब अभी वेंट्रिकुलर कंट्रैक्शन पे चला गया है, विच एक्चुअली स्टार्ट्स शॉर्टली आफ्टर द क्यू एंड मार्क्स द बिगिनिंग ऑफ द सिस्टोल। पहले क्यू वेव जो है यहाँ पे इट मार्क्स द बिगिनिंग ऑफ वेंट्रिकुलर सिस्टोल। ओके, यहाँ पे बिगिनिंग होता है एंड धीरे धीरे आर पे ये लीड हो जाता है, आर पे चला जाता है, हाईएस्ट पीक पॉइंट पे चला जाता है, एंड फाइनली ये वापस से डीपोलराइजेशन से रीपोलराइजेशन स्टेट पे आता है, विच मार्क्स द एंड ऑफ द सिस्टोल, एंड दिस इज बेसिकली द नॉर्मल स्टेट वी कैन से। ओके, सो टी इज बेसिकली एंड ऑफ द सिस्टोलिक फेज, मतलब अभी हार्ट में दोनों सिस्टोल कंप्लीट हो चुके हैं, मतलब दिस पार्ट इज कंप्लीट एट्रियल सिस्टोल, दिस पार्ट इज कंप्लीट वेंट्रिकुलर सिस्टोल, और अभी नॉर्मल पे आ चुके हैं। नाउ हमारे पास ज़रूरी नहीं है कि आप जब रिपीटेड रिपोर्ट्स देखोगे वहाँ पे आप हमेशा पी एंड टी वेव्स को काउंट नहीं भी कर सकते हो, ठीक है, बट वॉट इज इम्पॉर्टेंट हियर इज दिस पार्ट, ठीक है, आप हमेशा पीक को ज़रूर देख पाओगे, मतलब RQRS जो कॉम्प्लेक्स है, ये जो 3 स्टैंड पॉइंट्स यहाँ पे आपको देखने को मिल रही, यहाँ पे ये 3 आप ज़रूर मतलब काउंट कर सकते हो। सो नाउ बाय काउंटिंग द QRS complex within a given time period, one can determine the heartbeat rate of an individual, मतलब कितने बीट्स हुआ है पर मिनट पे वो हम काउंट कर सकते हैं। अगर इस फिगर में कोई भी डेविएशन हुआ तो मतलब ये एक पॉसिबल इंडिकेशन है एबनॉर्मलिटी का या कोई भी डिजीज़ का, जो कि आप पता लगा सकते हैं, ठीक है। अच्छा, तो इससे हम क्या सीखते हैं, डीपोलराइजेशन का मतलब है हमेशा सिस्टोल फेज, रीपोलराइजेशन मतलब एंड ऑफ सिस्टोल। तो ये होता है आपका कार्डियक साइकिल का एकदम ख़त्म, टॉपिक एकदम समाप्त। यहाँ पे कोई भी अगर इश्यूज आती है, कोई भी एक्स्ट्रा चीज़ें आपको जानना है तो आप कमेंट कर सकते हैं, एंड मेरा लेक्चर अगर अच्छा लगता है तो आप मेरे को आपके नेक्स्ट नीट एग्ज़ाम के लिए फॉलो कर सकते हैं। बाय एवरीवन।